दोस्तों नमस्कार। मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सुकून एफएम चैनल पर। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप नए जुड़े हैं तो अपने गांव और अपने शहर का नाम हमें लिखकर जरूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कहां से हमारी कहानी सुनते हैं। दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 75वें को। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर को जब पता चला कि हेमराज और सूर्य प्रताप दोनों के दोनों रणविजय के साथ मिलकर कियारा को सीओ की कुर्सी से हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो उनके घर पर पहुंच गया और उसने वहां पर जाकर देखा कि वो दोनों तो मस्ती कर रहे हैं। पहले तो समर ने उनकी वीडियो बना ली। उनको ये बात पता नहीं थी। हेमराज भी और सूर्य प्रताप भी दोनों घबरा तो गए थे, क्योंकि ये बात सिर्फ लड़कियों के साथ मस्ती करने की नहीं थी। उन्होंने अपने राज भी खोल दिए थे। उसकी नाजायज बीवी थी और उसका नाजायज एक बेटा भी था। लेकिन वो तो बस बातें ही थी। उन्होंने अपनी हरकतों से इनकार तो कर दिया कि समर क्या कर लेगा, लेकिन तभी समर अंदर से मुस्कुराया। उसने उन दोनों आदमियों के विचार बिल्कुल साफ पता चल रहे थे। वो अपने किए को नकारना चाहते थे। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और उसने वो वीडियो प्ले कर दिया। तुरंत ही दोनों पुरुषों की बातचीत फोन पर चलने लगी। वीडियो की क्वालिटी बेहद हाई डेफिनेशन की थी। वीडियो देखते ही हेमराज और सूर्य प्रताप चीख पड़े। उनके चेहरे भयानक रूप से पीले पड़ गए थे। वो एक दूसरे की आंखों में डर के कारण देख रहे थे। उनके माथे से पसीना टपक रहा था। अगर ये वीडियो कभी वायरल हो गई तो इससे उनकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हेमराज दौड़कर समर के पास गया और फोन छीनने की कोशिश करने लगा। वो बूढ़ा आदमी एनर्जी से भर गया था। उसकी गति किसी जवान आदमी जितनी तेज थी। तभी धमाके की आवाज आई। समर ने हेमराज के पेट पर एक जोरदार किक मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। हेमराज के मुंह से खून निकलने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े आदमी, तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम लोगों ने हिलने की हिम्मत की तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा और इस वीडियो को कंपनी की वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर प्रकाशित कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार ये वीडियो जरूर देखेंगे। वो एक शैतान की तरह लग रहा था। उसने दोनों आदमियों को डर के मारे कांपने पर मजबूर कर दिया था। ये युवक उन्हें धमकी दे रहा था। सूर्य प्रताप ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम तुम चाहते क्या हो? वो डर के मारे हकलाने लगा था। साफ जाहिर था कि वीडियो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था। हेमराज का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हें पैसे चाहिए? बताओ, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10 लाख रुपए दे दूं तुम्हें अभी। जब उसने देखा कि समर कुछ नहीं बोल रहा तो हेमराज ने सोचा कि समर के लिए रकम बहुत कम है। उसने रकम थोड़ा और बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, अच्छा ठीक है, लो लो 20 लाख ले लो। अगर ये भी कम है तो एक काम करो, 50 लाख ले लो। बस बस ये मुझे वीडियो दे दो। समर ने हेमराज की बातें सुनकर अपने होठ सिकोड़ लिए और अपने ठंडे स्वर में कहा, सच कहो तो चाहे तुम मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो, फिर भी मैं ये वीडियो तुम लोगों को नहीं दूंगा। दोनों बूढ़ों ने पूछा, तो तो क्या 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 चाहते हो तुम वीडियो डिलीट करने का क्या लोगे? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तो बिल्कुल साफ है। तुम लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कियारा को रणविजय की कंपनी से निकालने में मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं तुम्हारा ये वीडियो डिलीट करने के बारे में सोच सकता हूँ। हेमराज ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, रणविजय कंपनी के फाउंडर मेंबर है, हम उन्हें कंपनी से कैसे निकाल सकते हैं? समर ने अपना मोबाइल लहराते हुए कहा, ओके, अगर तुम लोग सहमत नहीं हो तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। उसकी बात सुनते ही दोनों बूढ़ों ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, नहीं नहीं, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रणविजय को कंपनी से निकालने में सीईओ कियारा की मदद करने के लिए तैयार हैं। हालांकि वो रणविजय के दोस्त थे, फिर भी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए वो केवल कियारा का ही समर्थन कर सकते थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि समर को उनकी कमजोरियों के बारे में पता चल गया था। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने सही चुनाव किया। वेरी गुड। ये कहने के बाद वो बालकनी से नीचे कूद गया। उसके हाथ पैर छिपकली की तरह दीवार से कसकर चिपक गए थे और दीवार से नीचे सरक गया और जल्द ही जमीन पर आ गया। हेमराज और सूर्य प्रताप ने जब समर को 10वीं मंजिल से कूदते देखा तो वो दोनों दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से बालकनी में नीचे झांका कि कहीं समर गिरकर मर तो नहीं गया। अगर समर मर गया तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, फिर उन्हें उससे कोई खतरा नहीं। लेकिन जब वो बालकनी में पहुंचे तो वो दोनों बूढ़े दंग रह गए। समर पहले ही जमीन पर उतर चुका था। उनकी तरफ उसने हाथ हिलाया और फिर शांत भाव से चला गया। हेमराज ने भौहें सिकोड़ते हुए सूर्य प्रताप से कहा, सूर्य प्रताप, क्या क्या तुम भी 10वीं मंजिल से नीचे कूद सकते हो? सूर्य प्रताप ने हैरानी से कहा, अरे ये क्या बेतुका सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? एक स्पेशल ऑफिसर भी बिना रस्सी के नीचे नहीं उतर पाएगा। हेमराज ने उसकी बात सुनाकर सिर हिलाते हुए कहा, तो तो इसका मतलब ये कोई साधारण इंसान नहीं है। हम उसे नाराज नहीं कर सकते सूर्य प्रताप। दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। उन्हें समझ आ गया था कि वो समर को नाराज नहीं कर सकते हैं। समर बहुत ताकतवर था और उनकी कमजोरियों पर काबू भी रख सकता था। वो दोनों ये सोचकर ही डर रहे थे कि समर जमीन से 10वीं मंजिल तक चढ़ सकता था। वो आसानी से उनके कमरे में घुस सकता था। अगर वो उसके जैसे इंसान को नाराज कर देंगे तो उन्हें रात भर चैन की नींद नहीं आएगी। उन्हें हर रात अपनी जान की चिंता सताती रहेगी। वहीं उधर समर सनशाइन सोसाइटी से निकलकर ऑफिस की तरफ चल पड़ा था। कंपनी के शेयर 4 लोगों के हाथों में थे और अगर सूर्य प्रताप और हेमराज भी कंपनी में कियारा के पास आ गए तो 80% शेयर उनके पास हो जाएंगे। अगर ये सब मिलकर वोट देते तो रणविजय की साजिश को नाकाम कर सकते थे। उसे कंपनी से बाहर भी निकाल सकते थे। जब समर अग्रवाल इंडस्ट्री पहुंचा तो शाम के 6 बज गए थे। काम से छुट्टी का समय भी हो गया था। कंपनी के कर्मचारी धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे। समर को कोई जल्दी नहीं थी। वो बिल्डिंग के एंट्री गेट पर खड़ा होकर कियारा का इंतजार करने लगा। जल्द ही कियारा भी बिल्डिंग से नीचे आ गई और वो बहुत थकी हुई लग रही थी। समर ने चिंता करके पूछा, कियारा, तुम कल छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? कियारा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं आराम नहीं कर सकती। डायरेक्टर रणविजय ने मुझे अभी अभी फोन किया था कि कल बोर्ड मीटिंग बुलाने की रिक्वेस्ट की है। मुझे कल ऑफिस आना ही पड़ेगा। समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बोर्ड मीटिंग? ऐसा लग रहा है कि रणविजय अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो कंपनी में अपने शेयर बढ़ाना चाहता है। कियारा ने हाँ में सिर हिलाया। फोन पर रणविजय ने पहले ही बता दिया था कि वो कंपनी में और शेयर चाहता है। हालांकि कियारा उसके बात पर सहमत नहीं हुई, क्योंकि कंपनी में कुल 4 बोर्ड मेंबर थे और ऐसा निर्णय नहीं था कि जो कियारा खुद ले सकती थी। समर ने मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, ये ठीक है। अगर रणविजय ने अपने शेयर को बढ़ाने की बात करने में हिम्मत की है तो मैं उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। सब कुछ तैयार था। उसने जाल बिछा दिया था। बस उसे इंतजार था कि रणविजय उसके जाल में कब फंसेगा। जब समर और कियारा घर पहुंचे तो अलिश्का ने पहले ही लिविंग रूम साफ कर दिया था। सब्जियां धो ली थी और खाना पकाने के लिए उनके वापस आने का इंतजार कर रही थी। कहने की जरूरत नहीं थी कि अलीशा ने उनका सारा बहुत प्रेशर कम कर दिया था। कम से कम अब उन्हें घर के काम और खाना बनाने की चिंता तो नहीं थी। समर किचन में मदद करना चाहता था, लेकिन अलिश्का ने मना कर दिया। अलिश्का ने कहा कि तुम दोनों ने पूरा दिन काम किया है, तुम लोग बहुत थके हुए होंगे, इसलिए तुम लोगों को अच्छी तरह आराम करना चाहिए। अलिश्का ने बहुत तेजी से खाना बनाया। कुछ ही देर में उसने 4 खाने बना लिए थे। अलिश्का के पास सुबह के मुकाबले में ज्यादा समय था, इसलिए उसने 2 और सूप बनाई। समर और कियारा अलिश्का खाना खाने के लिए डिनर पर बैठ गई। माहौल बहुत गर्मजोशी से भरा था। तभी अलिश्का ने खाना खाते हुए मुस्कुरा कर पूछा, कियारा, समर, तुम दोनों दोबारा शादी का प्लान बना रहे हो क्या? उसे सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों की शादी की थी। पिछली शादी कियारा की कार दुर्घटना के कारण रद्द हो गई थी। यह न सिर्फ समर के लिए बल्कि कियारा के लिए भी दुखद था। अलिश्का के बात सुनकर कियारा भी शर्मा गई। वो थोड़ी शर्मीली लग रही थी। फिर उसने समर की तरफ देखा और उसकी राय के बारे में जानने की कोशिश की। समर ने एक पल के लिए सोचा और चेहरे पर मुस्कान के साथ अलिश्का को जवाब देते हुए कहा, 1 महीने बाद।
जब कियारा पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो हम ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। असल में समर सच में जल्द से जल्द शादी करना चाहता था और वो कल भी शादी के लिए तैयार था। लेकिन जाहिर है ये मुमकिन नहीं था। कियारा अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी और उसका शरीर अभी भी कमजोर था और उसे 1 महीना आराम करने की जरूरत थी। अलिश्का भी उसकी बात सुनकर प्रभावित हुई। उसने सिर हिलाया और समर की तरफ कृतज्ञता से देखा। वो ये भी जानती थी कि उसका दामाद उसकी बेटी के लिए 1 महीने का इंतजार कर रहा है। इतने अच्छे दामाद को पाकर वो बहुत संतुष्ट थी। अलिश्का के नजरिए से अगर कियारा को एक अच्छा पति मिल जाए तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो एक दूसरे को समझे, तो उससे प्यार करे, तो उसकी परवाह करे, तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी देर बाद सबने खाना खत्म कर लिया। उसके बाद अलिश्का ने डेस्क पहुंची और बर्तन धो दिए। समर उसकी मदद करना चाहता था लेकिन अलिश्का ने इजाजत नहीं दी। इससे समर को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब दूसरों की सासें दामाद से मिलने आती थी तो वो सब दामाद की सेवा और देखभाल का आनंद लेती थी। इसके विपरीत उसकी अपनी सास घर के कामों में उनकी मदद करने आई थी, जिससे समर को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी लेकिन साथ ही गर्मजोशी भी महसूस हो रही थी। और यही पारिवारिक प्रेम की ताकत थी। अब रात के 8:30 बज चुके थे। अभी सोने का समय नहीं हुआ था, इसलिए उन लोगों ने टीवी चालू किया और टीवी देखने लगे। टीवी पर एक सीरीज चल रही थी, थ्री लाइफ पिच ब्लॉसम, जो सबसे हालिया और लोकप्रिय सीरीज थी। समर को ये लव सीरीज वाले शो बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता था। हालांकि चोरी कियारा ये सीरीज देखना चाहती थी, इसलिए समर ने उसके साथ मिलकर देखने का फैसला किया। टीवी सीरीज देखने के बाद तीनों सोने के लिए अपने अपने बेडरूम में चले गए। जाहिर है अलिश्का अकेले सो रही थी और समर और कियारा साथ में ही सोए। हालांकि समर और कियारा एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन वे सिर्फ एक दूसरे के बगल में सोते थे। केवल एक दूसरे का हाथ पकड़ने तक ही उन्होंने अभी तक एक दूसरे का साथ कुछ नहीं किया था, क्योंकि समर ने कियारा से वादा किया था कि शादी के बाद वाली रात को ही अपनी सुहाग रात मनाएंगे। कियारा एक पारंपरिक और परंपरागत लड़की थी। अगले दिन सुबह समर और कियारा जल्दी उठ गए, क्योंकि आज वो दोनों बिजी थे। समर को आज सुबह 5 करोड़ का मुआवजा वसूलने के लिए भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में जाना पड़ा। कियारा को एक कठिन मीटिंग के लिए रणविजय और अन्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निपटने के लिए जल्दी ऑफिस जाना पड़ रहा था। अलिश्का जानती थी कि सुबह दोनों बिजी रहेंगे, इसलिए वो नाश्ते की तैयारी के लिए सुबह 5 बजे उठ गई थी। जब वो उठे तो नाश्ता तैयार था। समर और कियारा ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया, अलिश्का का अभिवादन किया और घर से निकल गए। भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और अग्रवाल इंडस्ट्रीज दो अलग अलग दिशाओं में थे, इसलिए समर और कियारा एक ही कार में नहीं गए, बल्कि अपनी अपनी अलग अलग कार में गए। समर टैक्सी लेकर भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ चल पड़ा। कियारा अपनी बीएमडब्ल्यू में अग्रवाल इंडस्ट्री की तरफ चली गई। कुछ ही देर में समर भाटिया ग्रुप के इंडस्ट्रीज में पहुंच गया था। जब वो भाटिया ग्रुप इंडस्ट्री पहुंचा तो उसने देखा कि इमारत के गेट पर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था, जिसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भरे हुए थे। इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए की थी और ये सभी सप्लीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के जुर्माने में अग्रवाल इंडस्ट्री जा रहे थे। इस समय अमित अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एंट्री गेट पर समर का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो मुस्कान नकली लग रही थी। समर को लगा कि अमित की मुस्कान उसे थोड़ी सिरहन दे रही है। खैर, वो असहज लग रही थी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का ट्रक अग्रवाल इंडस्ट्री को हुए नुकसान का हर्जाना चुकाने के लिए था। मैं ड्राइवर से कह देता हूं कि वो इसे अच्छे से अग्रवाल इंडस्ट्री पहुंचा कर आए। समर ने सिर हिलाया और हल्के से उत्तर दिया, थैंक यू। ये कहते वो वर्कर वापस जाने लगा, तभी अमित ने उसे रोकते हुए कहा, समर 1 मिनट रुको। समर ने हैरानी से पूछा, क्या चल रहा है? अमित ने बगल में से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का एक डब्बा उठाया और समर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, समर, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए था। इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। बस एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के पैकेजिंग का ये बॉक्स सुंदर था और ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स था जिस पर शुद्ध प्राकृतिक एंटलर टाइगर विप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का लेबल लगा हुआ था। ये लड़कों को प्राइम स्टेट तक पहुंचाने में मदद कर सकता था। उसको देखते ही समर को अजीब लगा। उसके होठ फड़कने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमित उसे इस तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देगा। ये किडनी को न्यूट्रिशनल देने वाला सप्लीमेंट था और जाहिर है ये शरीर के लिए तो अच्छा था,
लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था, ये स्टेमिना भी बढ़ाता था। अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का ये डिब्बा वाकई पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्री से बना होगा, तो इसकी कीमत लाख रुपए तो होगी ही। आखिरकार इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री प्राकृतिक और जंगली थी, इसलिए असर भी बेहतर होना चाहिए था। समर ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट का डब्बा लिया और ट्रक पर चढ़ गया। वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से भरा यह ट्रक अग्रवाल इंडस्ट्री की तरफ ले गया। कियारा ने समर को सभी एम्प्लॉइज को पुरस्कार के रूप में ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भेजने के लिए कहा था। समर के जाने के बाद अमित ने एक छिपे हुए कोने में से देखते हुए कहा, निकिता बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारे कहे के अनुसार समर को जहर वाला न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे दिया है। निकिता कोने से बाहर आई, उसके चेहरे पर शार्पनेस और ठंडक थी। वो फिर बोली, शाबाश, इस बार समर पक्का मर जाएगा। उसने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में जहर मिला दिया था। अमित ने उससे पूछा, निकिता, तुमने सिर्फ समर के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में ही जहर डाला है या फिर सभी में? निकिता ने अपने अट्रैक्टिव चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, और बेशक मैंने समर के ही न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में जहर डाला है। क्या सच में निकिता ने सिर्फ समर के सप्लीमेंट में जहर मिलाया होगा? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ समर से ही नहीं बल्कि पूरे अग्रवाल इंडस्ट्री से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने सभी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में पॉइजन मिला दिया था। एक बार अग्रवाल इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज इन जहरीले सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर लें तो उनकी मौत तय थी। बेचारा अमित, उसे यह पता नहीं था कि निकिता उससे बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। दुर्भाग्य से उसे अंधेरे में रखा गया था, उसे कुछ भी पता नहीं था। अमित ने अपनी आंखों में चमक के साथ निकिता की तरफ देखते हुए कहा, निकिता, समर के मरने के बाद तुमसे शादी करोगी ना? निकिता ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब समर मर जाएगा तो मैं पक्का तुमसे शादी करूंगी। निकिता के शब्द सुनकर अमित का चेहरा खुशी से भर गया। उसकी भौहें ऊपर उठ गई। अमित ने जब पहली बार निकिता को देखा था तो उसे उस लड़के से प्यार हो गया था। वो उसे तब से ही फॉलो कर रहा था। अब उस लड़की ने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया था। समर पहले ही जा चुका था, इसलिए उसने निकिता और अमित की बातचीत नहीं सुनी। वो ट्रक ड्राइवर के साथ अग्रवाल इंडस्ट्री पहुंचा। ट्रक में बैठे बैठे ही उसने रोहन को फोन किया और उसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को दरवाजे पर आने के लिए कहा। आधे घंटे बाद ट्रक अग्रवाल इंडस्ट्री पहुंच गया था। रोहन के साथ दर्जन सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पर खड़े थे। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से भरा ट्रक देखने के बाद रोहन का मोटा चेहरा खुशी से झलक से चमक उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे समर भाई, ये तो बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, रोहन, इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में रख दो। ड्यूटी टाइम ऑफ होने के बाद तुम उन्हें कंपनी के एम्प्लॉयज को इनाम के रूप में बांट दोगे। रोहन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई। और फिर अपने पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को निर्देश देने लगा कि वो न्यूट्रिशनल ऑफिस में ले जाएं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास दर्जन सिक्योरिटी गार्ड थे और आधे घंटे के अंदर उन्होंने सारे सप्लीमेंट्स को ट्रक से उतार दिया। सामान उतारने के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर अग्रवाल इंडस्ट्री से बाहर चला गया। रोहन ने अचानक आश्चर्य से उन सप्लीमेंट्स की तरफ देखते हुए समर से कहा, समर भाई, वहां एंटलर टाइगर विप सप्लीमेंट का एक डिब्बा है जो एक हाई लेवल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। रोहन की तिरछी आंखें देखने के बाद समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मोटे, मैं समझ गया, वो डिब्बा तुम्हें चाहिए। चलो ठीक है, वो डिब्बा तुम्हारा है। रोहन ने बोतल पकड़ते हुए कहा, थैंक यू समर भाई। उसका चेहरा उत्साह से भर गया था। उसके गुर्दे कमजोर हो रहे थे और ये एंटलर टाइगर विप लिक्विड उसके शरीर में तेजी से मजबूती बनाएगा। समर ने रोहन ने से कुछ मिनट बात की, फिर कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल दिया। उसे पता था कि आज बोर्ड की मीटिंग होगी। वो उसकी जांच करना चाहता था। वहीं उधर कॉन्फ्रेंस रूम में इस समय 4 लोग बैठे थे, कियारा, रणविजय, हेमराज और सूर्य प्रताप। रणविजय ने अपनी धुंधली आंखों से कियारा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कियारा, मुझे लगता है कि आपने हमें जो शेयर दिए वो बहुत कम है। मैं अपने शेयर की होल्डिंग में वृद्धि के लिए पूछना चाहता हूं। कियारा ने बोहें चढ़ाई और बोलना शुरू किया, देखिए मिस्टर, मुझे लगता है कि
आपको दादाजी ने 20% शेयर दिए थे, इसलिए आपके शेयर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रणविजय ने भौहें चढ़ाई। उसकी आंखों में असंतोष की झलक आ गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये छोटे बच्चे उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करेगी। रणविजय ने ठंडी निगाहों से कियारा की तरफ देखा और कहा, कियारा, मैंने तुम्हारे दादाजी के साथ मिलकर ये कंपनी बनाई थी और तुम्हें बचपन में से बड़ा होते देखा है, इसलिए तुम्हारे दादा के समान माना जाता है। दिए गए शेयर बहुत कम है, मेरे रिटायरमेंट के लिए भी पर्याप्त नहीं है। क्या तुम बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? रणविजय जाहिर तौर पर एक बुरा आदमी था। जवानी में उसने बहुत सारे अनैतिक काम किए। बूढ़ा होने पर भी वो वही करता था जो पहले करता था। अब उसका निशाना कियारा और पूरी अग्रवाल इंडस्ट्री थी। कियारा ने असंतोष से भौहें चढ़ाई क्योंकि वह समझ गई थी कि क्या हो रहा है। रणविजय को जाहिर तौर पर और शेयर चाहिए थे। उसने उस पर दबाव डालने के लिए उसके दादाजी का भी जिक्र किया। कियारा ने धीरे से मन ही मन कहा, हाँ, आपने और मेरे दादाजी ने एक साथ कंपनी बनाई, लेकिन इन वर्षों के दौरान आपने और अन्य फाउंडर्स ने कुछ किया भी तो नहीं। मेरे दादाजी पूरी कंपनी को संभालते थे, थक चुके थे और आप सभी ने स्वार्थी होकर एक खुशहाल जीवन बिताया। और अब मेरे दादाजी के साथ आपकी तुलना करने की हिम्मत भी कैसे हुई? कियारा ने अपने थोड़े होठों को सिकोड़ा और मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला। मिस्टर सिंह, मैं आपको अपने से बड़ा मानती हूँ, इसलिए मैं आपकी गलतियों पर बात नहीं करूंगी। हालांकि अगर आप मुझे धमकाना चाहते हैं और अपने शेयर की ओनरशिप बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये असंभव है। कियारा के सख्त रवैये से रणविजय ने भावशून्य होकर मुस्कुराते हुए कहा, कियारा, चूंकि तुम जिद्दी हो, इसलिए बड़ों को दोष मत दो। मैं तुम्हें कंपनी का अयोग्य सीए मानकर तुम्हारे खिलाफ अपीचमेंट चलाऊंगा। अगर तुम कंपनी का विकास अप्रभावी ढंग से करोगी, तो बोर्ड तुम्हें सीईओ की पोस्ट से बर्खास्त करने के लिए वोटिंग करवाएगा। कियारा ने अपने होठ सिकोड़ते हुए कहा, ओह, मुझे निकाल दो। आपको काम से कम 3 बोर्ड मेंबर्स की सहमति की आवश्यकता होगी। मुझे डर है कि केवल आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने रणविजय को काफी सम्मान दिया, लेकिन यह आदमी बेअदब और बेशर्म था। कियारा बड़े सम्मान से बात कर रही थी, लेकिन यदि आप बड़ों के रूप में अपनी पोजीशन के आधार पर उसे धमकाना चाहते थे, तो उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तभी रणविजय ने बोर्ड मीटिंग में अन्य 2 भागीदारों को देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, हेमराज, सूर्य प्रताप, मैं कियारा को निकालने की प्रस्ताव रखता हूँ। क्या आप दोनों मेरी बात से सहमत हैं? 1 सप्ताह पहले उन लोगों ने एक सीक्रेट मीटिंग की थी और इस बात पर सहमति जता ली थी कि वो कियारा को बोर्ड मीटिंग में हटा देंगे। तो ये ठीक होगा, लेकिन यदि कियारा इससे सहमत नहीं होगी, कंपनी के शेयर नहीं बढ़ाएगी, तो वो उसे सीईओ की पोस्ट से ही हटा देंगे। हेमराज और सूर्य प्रताप ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही रणविजय को देखने से डर रहे थे। वो खुद को दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि समर उनके राज जानता था और उनको ब्लैकमेल कर रहा था। अगर वे रणविजय के प्रस्ताव पर सहमत हो जाएंगे, तो समर नाराज होकर उनके सीक्रेट वीडियो को सबके सामने उजागर कर देगा। फिर वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। दोनों साझेदारी को अवाक देखकर रणविजय ने सोचा कि वह समझौते को भूल गए हैं। उसने फिर कहा, हेमराज, सूर्य प्रताप, आपने मुझसे वादा किया था कि हम कियारा को कंपनी से बाहर निकाल लेंगे। तभी अचानक उनको एक ठंडी आवाज सुनाई दी, अरे अरे, तुम्हें उन पर दबाव डालने की जरूरत नहीं। उनमें से कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। उसकी बात सुनकर रणविजय का चेहरा अचानक बदल गया। उसने पलटकर देखा तो एक हैंडसम सा युवक घमंड के साथ अंदर आ रहा था। रणविजय ने नाराजगी के भाव के साथ ठंडी आवाज में कहा, कौन हो तुम? कि अग्रवाल इंडस्ट्री की बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड के मेंबर्स के अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं है। रणविजय पहले समर से नहीं मिला था, इसलिए वो उसे नहीं जानता था। उसे लगा कि ये युवक बहुत घमंडी है, जो कंपनी के बोर्ड मीटिंग में जबरदस्ती घुस आया था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम समर है, मैं कियारा का पति हूँ। आप कियारा को कंपनी से बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए आप अंदाजा लगाइए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उसकी बात सुनकर रणविजय ने भौहें चढ़ाई। अचानक उसे याद आया कि किसी ने उसे पहले ही बताया था कि कियारा के पति का नाम समर है और वो बहुत ही हैंडसम लड़का है।
रणविजय ने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा, भले ही आप कियारा के पति हैं, लेकिन ये बोर्ड मीटिंग है। प्लीज आप बाहर चले जाइए। ये कहते हुए उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। समर ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। आराम से कुर्सी पर बैठ गया और उसने सभी से कहा, मेरे पास आपके सामने पार्टनर रणविजय को कंपनी से निकालने का प्रस्ताव है। मेरी बात से कौन सहमत है और कौन विरोध कर रहा है? कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद कई लोग अचानक घटे इस घटना से अचंभित रह गए। सभी लोग समर के अहंकार से थोड़ा असंतुष्ट थे, लेकिन हेमराज ने जल्दी से हाथ उठाया और कहा, मैं रणविजय को पार्टनर के रूप में बर्खास्त करने पर समर के प्रस्ताव से सहमत हूं। ये देखने के बाद कि हेमराज समर के प्रस्ताव से सहमत हो गया, सूर्य प्रताप ने भी जल्दी से अपना हाथ ऊपर उठाया और बोला, हाँ, मैं भी समर के प्रस्ताव से सहमत हूं कि रणविजय की पार्टनर के रूप में भूमिका को खारिज कर दिया जाए। वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि समर उनके राज जानता था। समर की बातें सुनने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर वो किसी और को नौकरी से निकालने के लिए कहते, तो नौकरी से निकाल देते। वहीं उनको समर के साथ सहमत होता देखकर रणविजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। रणविजय ने गुस्से में कहा, हेमराज, सूर्य प्रताप, हम अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच कियारा की सीईओ की पोस्ट से निकालने का समझौता हुआ था, लेकिन अब तुम लोगों ने मुझे ही धोखा दे दिया। वो इतना गुस्से में था कि सामान्य रूप से बात भी नहीं कर पा रहा था। उनका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। हेमराज और सूर्य प्रताप ने न्याय और धार्मिकता की अभिव्यक्ति के साथ कहा, रणविजय, कियारा हमारे साथ काफी अच्छा व्यवहार करती है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं और हमें सालाना 20% प्रॉफिट भी घर बैठे मिल जाता है। 1 करोड़ रुपए है और तुम्हें अभी भी कियारा को निकालना है? यार, ये तो सोचो कि कंपनी 3 साल पहले दिवालिया होने वाली थी, तब कियारा ने उसको संभाल दिया। अगर हमने उसे निकाल दिया तो वो कंपनी फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएगी। इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इन दोनों बूढ़ों की बात सुनकर समर लगभग हंस पड़ा। वो किसी और से भी ज्यादा जानता था कि उनके मन में चल क्या रहा है। दोनों में से कोई भी अच्छा इंसान नहीं था, फिर भी वो न्याय और धार्मिकता की बात कर रहे थे। वहीं उनकी बात सुनकर कियारा बहुत इम्प्रेस हो गई। कियारा ने उन दोनों से कहा, मिस्टर ठाकुर और मिस्टर चड्डा, आप बहुत अच्छे हैं। कियारा की बात सुनकर वो दोनों भी खुश हो गए थे। कियारा ने भावहीनता से कहा, हाँ, मैं भी सीएस मिस्टर रणविजय सिंह के एग्जीक्यूटिव रोल को खारिज करने के लिए समर के प्रस्ताव से सहमत हूँ। रणविजय ने कियारा को बर्खास्त करने का प्रयास किया था, लेकिन अब कियारा के पास रणविजय से छुटकारा पाने का अच्छा अवसर था। कियारा निश्चित रूप से बदला लेना चाहती थी और रणविजय को बर्खास्त करना चाहती थी। रणविजय का काम तमाम हो गया। उसने मन ही मन सोचा, बोर्ड मेंबर के 4 मेंबर, उनमें से 3 ने मुझे निकालने के लिए वोट दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। समर ने एक कंपनी का डॉक्यूमेंट निकाला और कहा, मिस्टर रणविजय, प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। ये डॉक्यूमेंट में रणविजय को उसके शेयर सरेंडर करने के लिए व्याख्या की गई थी। इसके बाद भले ही कंपनी पैसा कमा ले, उसे कोई प्रॉफिट या बोनस नहीं दिया जाएगा। रणविजय को पता था कि उसका समय अच्छा बीत चुका है और अब बस उसका डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना बाकी था। साइन करने के बाद वो खड़ा हुआ। उसे सिर में चक्कर सा महसूस हुआ और वो आगे की तरफ गिर गया। समर ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, रणविजय को मजबूती से पकड़ लिया और उसने रणविजय के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर सिंह, अगर ये हेमराज और सूर्य प्रताप ने अपनी वोट नहीं दी होती तो आपको कंपनी से नहीं निकाला जाता। क्या आप खुश हैं कि वो आपके सारे शेयर ले रहे हैं? समर की आवाज बहुत हल्की थी। सिर्फ उसने और रणविजय ने ही सुनी थी। जब रणविजय ने समर की बातें सुनी तो उसे लगा कि उसकी बातें सही है। उसे कंपनी से निकाल दिया गया और सबसे ज्यादा नफरत करने वाला व्यक्ति कियारा नहीं बल्कि हेमराज और सूर्य प्रताप थे। अगर इन दोनों ने उसे धोखा न दिया होता तो उसके खिलाफ न गए होते तो उसे निकाला ही नहीं जाता। बदला, मुझे बदला चाहिए। मुझे कंपनी से निकाल दिया, तुम दोनों को वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो।
रणविजय अचानक कियारा की तरफ मुड़ा और बोला, सीओ कियारा, मुझे बोर्ड से निकाल दिया गया था। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता और मैं इसके लायक हूँ। हालांकि मैं हेबराज पर मुकदमा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो पार्टनर के रूप में सूटेबल नहीं है। कियारा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मिस्टर सिंह, मिस्टर हेमराज एक बहुत अच्छे आदमी है। आपको क्यों लगता है कि वो बोर्ड में बैठने के लायक नहीं है? रणविजय ने अपने होंठ भींचते हुए कहा, सीओ कियारा, आप सभी को हेमराज ने धोखा दिया था। वो बुरा आदमी है। जब आप हॉस्पिटल में भर्ती थे उस दौरान हेमराज ने बहुत फायदा उठाया। उसने बोर्ड डायरेक्टर के रूप में ड्यूटी करते हुए कंपनी के करोड़ों रुपए का गबन किया। उन पैसों का इस्तेमाल करके अपने नाजायज बच्चे को पाल रहा है। उसकी बात सुनकर कियारा गुस्से में तमतमा गई। उसकी आंखों में आग की लपटें आ गई थी। उसे ऐसे लोगों से बिल्कुल नफरत थी जो चोरी या गबन करते थे। कियारा ने गुस्से में कहा, हेमराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मिस्टर रणविजय जो कह रहे हैं वो सच है? हेमराज ने अपना मुंह खोला और वो समझाना चाहता था, लेकिन तभी रणविजय ने सीधे डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल रख दी। वो जानकारी वास्तव में हेमराज के भ्रष्टाचार के सभी सबूत थे। सच कहूं तो रणविजय ने मूल रूप से उस सबूत का इस्तेमाल हेमराज को धकमाने के लिए किया था, ताकि वो कियारा को कंपनी से निकाल सके। लेकिन अंत में उसका इस्तेमाल हेमराज को कंपनी से निकालने के लिए करना पड़ा। रणविजय को हेमराज पर आरोप लगाता देखकर समर ने होंठ फुलाए और मुस्कुराया। वो आज कंपनी का पुनर्गठन करने का प्लान बना रहा था। सिर्फ रणविजय ही निकालना काफी नहीं था, उन तीनों पार्टनर्स को निकालना भी काफी था। अगर अग्रवाल इंडस्ट्री को विकसित करना था तो उनका सीईओ सिर्फ एक ही हो सकता था, और वो कियारा ही होने वाली थी। सभी को कियारा की बात माननी चाहिए थी और किसी के पास कोई पावर नहीं होनी चाहिए थी। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेमराज को बर्खास्त करने का प्रस्ताव रखता हूँ। कौन सहमत है और कौन विरोध करता है? हालांकि रणविजय को बोर्ड से निकाल दिया गया था, फिर भी उसके पास कुछ अधिकार बचे थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं हेमराज को निकालने के पक्ष में हूँ। कियारा ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी हेमराज को निकालने के पक्ष में हूँ। सूर्य प्रताप ने जल्दी से दूसरों की तरफ देखा और देखा कि सभी ने हेमराज को निकालने की सहमति जता दी। वो जानता था कि हेमराज ने अपनी सारी पावर खो दी है, क्योंकि हेमराज ने गबन करने की गलती कर दी थी। सूर्य प्रताप ने अपनी आवाज में न्याय के साथ कहा, हाँ हाँ, मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर हेमराज को निकालने के लिए सहमत हूँ। इस समय उन्होंने खुद को एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में पेश किया था। हेमराज एक बूढ़ा हार्ट पेशेंट था। जब उसे पता चला कि बोर्ड से निकाल दिया गया है और उसके नाजायज बेटे का भंडाफोड़ भी हो चुका है, तो उसका सिर चकरा गया और विशेष रूप से जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होता हुआ उसे देखकर समर ने अपनी आंखें घुमाई, अवाक रह गया। उसने मन ही मन कहा, क्या बात है? क्या वो मानसिक रूप से इतना अस्थिर है? वही उसको ऐसा गिरता देखकर कियारा को चिंता हुई और उसने चिंतित होते हुए समर से कहा, अभी जल्दी कीजिए, मिस्टर हेमराज को बचाइए। हम उसे यहाँ मरने नहीं दे सकते। हालांकि कियारा को पैसे के घोटाले को लेकर हेमराज से नफरत हो गई थी और उसने उसे कंपनी से निकालकर सजा भी दे दी थी। लेकिन मामला इतना गंभीर था कि उसे मौत की सजा दी जा सकी। इसके अलावा अगर हेमराज की कॉन्फ्रेंस रूम में मौत हो गई तो इससे अग्रवाल इंडस्ट्री की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। केरा की बात के जवाब में समर ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और वो हेमराज के सामने पहुंचा उसके हार्ट के कुछ मेजर पॉइंट्स पर मालिश करने लगा। हार्ट डिजीज आमतौर पर सर साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशंस और बाइपोलर वेसल्स के बंद होने से शुरू होते हैं, जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं। समर की मालिश के बाद हेमराज जाग गया, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। समर ने मालिश करते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर हेमराज, आपको सूर्य प्रताप ने कंपनी से निकाल दिया। क्या आप बीमार होकर बिस्तर पर लेटने और अपने स्ट्रोक देने के लिए तैयार हैं? एक मर्द बनिए और उससे बदला लीजिए, जैसे रणविजय ने आपसे लिया है। उसकी बात सुनकर हेमराज की आंखों में भी नफरत आ गई। उसने मन ही मन में कहा, हाँ हाँ, बदला। सूर्य प्रताप एक कमीना है। उसने मुझे फंसाने के लिए रणविजय का साथ काम किया। तुम अच्छे दोस्त नहीं हो सूर्य प्रताप। हेमराज अचानक जमीन से खड़ा हुआ और जोर से बोला, सीओ कियारा,
मैं भी सूर्य प्रताप पर धोखाधड़ी का मुकदमा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने 5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बेची थी। कंपनी के खाते में सिर्फ 1 करोड़ रुपए की एंट्री की। उसने बाकी 4 करोड़ रुपए गट रख लिए और अपने पास रख लिए। उसकी बात सुनकर कियारा के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वो हैरान हो गई। उसने शुरू में सोचा था कि रणविजय और हेमराज अच्छे लोग नहीं, इसलिए कम से कम सूर्य प्रताप तो एक अच्छा इंसान होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सूर्य प्रताप भी घिनौना ही होगा। यहाँ तक कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आउटिंग से भी धोखाधड़ी की होगी। कियारा ने सूर्य प्रताप का सामना करते हुए पूछा, सूर्य प्रताप जी, मैं बस पूछना चाहती हूँ कि क्या हेमराज ने जो कहा वो सच है? सूर्य प्रताप उसकी बात सुनकर कांप उठा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, सीओ कियारा, प्लीज हेमराज की बात न सुने। वो पूरी तरह से बकवास कर रहा है। मैं निर्दोष हूँ। मैं कंपनी का पैसा कैसे खा सकता हूँ? तभी हेमराज ने व्यंग करते हुए अपना फोन निकाला और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में सूर्य प्रताप द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग करने, कंपनी का पैसा अपने साथ ले जाने और हेमराज के साथ लंच करने की बात थी। और सारी बातचीत हेमराज ने रिकॉर्ड कर ली थी। यह रिकॉर्डिंग सुनकर सूर्य प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, हेमराज कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रिकॉर्डिंग करने की? हेमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्य प्रताप, मैं एक करप्ट इंसान हूं, लेकिन तुम भी तो अच्छे इंसान नहीं हो। तुमने न सिर्फ कंपनी के पैसों के साथ धोखाधड़ी की, बल्कि अपनी बीवी के साथ भी धोखा किया। उसे छुपकर तुमने एक औरत रखी है। तुम्हारे जैसे लोग तो कंपनी के डायरेक्टर बनने के बिल्कुल लायक नहीं। मैं तुम्हें बोर्ड से निकालने का प्रस्ताव रखता हूँ। रणविजय ने भी उसका साथ दिया और कहा, हालांकि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है, कम से कम मैं अग्रवाल इंडस्ट्री के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी हेमराज की बात का समर्थन करता हूँ। बगल में खड़ी कियारा बेशर्म सूर्य प्रताप पर क्रोधित थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं घोषणा करती हूँ सूर्य प्रताप, आपको निकाला जाता है। इस बिंदु पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तीनों मेंबर को कंपनी ने निष्कासित कर दिया। सभी ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए और अपने अपने शेयर कियारा को सरेंडर कर दिए। बेशक इन डायरेक्टर्स के शेयर को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सर्वेंस पैकेज की आवश्यकता थी, फिर भी कियारा ने उन पर केस न करने का निर्णय लिया। रणविजय, हेमराज और सूर्य प्रताप ने एक दूसरे को गुस्से में देखा, फिर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। अब कियारा के पास कंपनी के 100% शेयर थे। वो न सिर्फ खुश थी बल्कि उदास भी थी। तीनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कियारा के दादाजी के दोस्त थे और कंपनी के सबसे पुराने मेंबर भी थे। लेकिन वे इतने बुरे थे, न कि सिर्फ उन्होंने कंपनी का पैसा गबन किया बल्कि धोखाधड़ी भी की। समर ने कियारा का हाथ पकड़ा, उसे शांत करने की कोशिश करने लगा और बोला, हनी, दुखी मत हो। उन्हें खुद को दोषी मानना चाहिए और ये तीनों सजा के हकदार थे। अब अग्रवाल इंडस्ट्री के सभी शेयर तुम्हारे हैं। तुम जो चाहो कर सकती हो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कियारा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू जान। वो जानती थी कि ये सब समर की वजह से हुआ है। हालांकि उसे नहीं पता था कि समर ने कैसे किया, लेकिन वो जानती थी कि डायरेक्टर जरूर समर के इन्फ्लुएंस में थे, वरना वह इतने ईमानदार कैसे हो सकते थे। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हनी, तुम्हें मेरे प्रति इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा बिजनेस मेरा बिजनेस है। उसने अपनी उंगलियों से कियारा की हथेली को खरोंच लिया। कियारा का खूबसूरत चेहरा देखकर समर की आंखों में भी आग दौड़ गई। कियारा का रोने का बीच समर ने जल्दी से उसकी कमर पकड़ी और उसके नरम होठों पर अपने होठ रख दिए। समर उसे आराम से किस कर रहा था। तभी अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। एक लंबा चौड़ा सिक्योरिटी गार्ड घबराकर अंदर आया और जोर से चिल्लाया, बुरी खबर, बुरी खबर है। समर उदास हो गया। उसने कियारा को तुरंत छोड़ दिया। उसने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा, दुखी होकर पूछा, ये कॉन्फ्रेंस रूम है और तुम ऐसे किसी समय अंदर नहीं आ सकती। तुमने दरवाजे पर दस्तक क्यों नहीं दी? असल में समर कियारा को और भी कुछ ज्यादा चिढ़ाने की तैयारी में था। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने आकर उसकी अच्छी योजना में खलल डाल दिया। उसका मन तो सिक्योरिटी गार्ड को किक मारकर उसकी टांगे तोड़ने का कर रहा था, लेकिन ये सोचते हुए कि सिक्योरिटी गार्ड को कुछ इंपॉर्टेंट बताना हो सकता है, समर ने उसे लात नहीं मारी, क्योंकि वो जानता था कि जनरल कंडीशंस में सिक्योरिटी गार्ड कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं आएगा। कोई जरूरी बहुत काम होगा। समर की बात सुनकर लंबा सिक्योरिटी गार्ड डर गया। उसने डरते हुए कहा, समर भाई,
मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए दस्तक देना भूल गया। एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रोहन को किसी ने जहर दे दिया है। उनके मुंह से झाग निकल रहा है। वो पूरी तरह से बेहोश हो गए हैं। उसकी आंखों में डर के साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में तनाव की झलक दिखाई देने लगी। रोहन को तो वो अपना छोटा भाई मानता था। अब उसके छोटे भाई को किसी ने जहर दे दिया था। उसका दिल बहुत घबरा गया था। समर अचानक उस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ा। उसने जोर से पूछा, रोहन को जहर किसने दिया? कैसे दिया? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तभी सिक्योरिटी गार्ड ने डरते हुए कहा, समर भाई, सिक्योरिटी गार्ड रूम में आपके दिए हुए एंटलर टाइगर विप को पी रहा था और फिर उसको पीते पीते जमीन पर गिर गया। गिरते ही उसने झाग उगलना शुरू कर दिया। सिर्फ रोहन ने नहीं, कुछ और सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने दिए गए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में से कुछ खाधा, उन्हें भी जहर चढ़ गया है। समर ने इन सिक्योरिटी गार्ड्स को इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की निगरानी में रखा था। उन्होंने कहा था कि वो कंपनी के ड्यूटी टाइम ऑफ हो जाने के बाद सभी एम्प्लॉयज को ये बांट दे। वो सभी जानते थे कि रोहन हाल ही में शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे पहले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे दिया। रोहन ने सोचा कि अगर वो ये दवा लेगा तो शाम तक उसको आराम होना भी शुरू हो जाएगा, इसलिए उसने इसे ले लिया था। समर ने अपना पैर जोर से जमीन पर मारा और तेजी से सिक्योरिटी रूम की तरफ भाग गया। उसे रोहन और उसके साथी सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए तुरंत वहां जाना था। लंबे सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बवंडर उसके पास से गुजर गया हो। जल्द ही समर कॉन्फ्रेंस रूम से गायब भी हो गया था। तभी कियारा ने अचानक उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, चलो हम भी सिक्योरिटी रूम में देखते हैं। ये कहते वो लंबे सिक्योरिटी गार्ड के साथ सिक्योरिटी रूम की तरफ चल पड़ी। रोहन और वो सिक्योरिटी गार्ड अग्रवाल इंडस्ट्री के कर्मचारी थे। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ता और इसलिए कियारा थोड़ी घबरा गई थी। वहीं उधर समर बहुत तेजी से सिक्योरिटी रूम की तरफ जा रहा था। 10 सेकंड बाद वो मीटिंग रूम से सिक्योरिटी रूम तक पहुंच गया। सिक्योरिटी रूम में एंटर होते ही उसने जैसे ही देखा कि रोहन लेटा हुआ है, उसके बगल में कुछ गार्ड भी लेटे हुए हैं। इस समय रोहन बेहद दुखी लग रहा था। उसका चेहरा जहर से काला पड़ गया था। मुंह से झाग भी निकल रहा था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसकी पुतलियां बड़ी हो गई थी, मानो वो किसी भी क्षण मर सकता था। उसको देखते ही समर के मन में एक बात आई, ये अच्छा नहीं हुआ। ये पोटेशियम साइनाइड वाला जहर है। समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में एक ठंडी सी रोशनी चमक उठी। पोटेशियम साइनाइड पॉइजन एक बहुत ही जहरीली दवा थी और इसकी एक बूंद भी किसी की जान ले सकती थी। जनरल कंडीशंस में अगर विक्टिम का तुरंत इलाज न किया जाए तो कुछ ही मिनटों में मर जाता था। सौभाग्य से समर आज अग्रवाल इंडस्ट्री में था और उसे यहाँ पहुंचने में बस कुछ ही सेकंड लगे। अगर वो शहर के बाहर होता तो 10 मिनट की देरी हो जाती तो रोहन मर भी सकता था। समर जल्दी से रोहन के सामने आया। उसने रोहन के कपड़े फाड़ दिए और उसके शरीर में कई डिटॉक्सिफिकेशन पॉइंट्स को ढूंढा। समर ने अपनी 9 चांदी की सुइयां ली और बिजली की गति से रोहन के शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन पॉइंट्स पर लगा दिया। फिर टॉक्सिन्स को सुइयों की तरफ धकेल दिया। जब कियारा और लंबा सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी रूम में आए तो उन्होंने देखा कि समर रोहन को डिटॉक्स कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। लेकिन कियारा की आंखें और उसकी चिंता और साफ बेचैनी थी। कुछ मिनट बाद रोहन के एक्यूपेचर पॉइंट्स के पास बहुत सारे काले टॉक्सिन्स एकत्रित हो गए। समर ने अपना दाहिना हाथ तेजी से ऊपर उठाया, मानो बिजली कड़की हो। अचानक सभी 9 सुइयां एक तरफ बाहर निकल गई। अचानक एक्यूपेचर पॉइंट से काले खून की तरह कुछ कुछ निकलने लगा। हर जगह फर्श पर फैल गया। जब रोहन के शरीर से टॉक्सिन से गायब हो गया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें भी खोल ली। समर और उसने अपने कपड़ों की हालात को देखते हुए सोचा, भाई, तुमने मेरे कपड़े क्यों फाड़ दिए? मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं भाई। समर की आंखें घूम गई। उसने रोहन से बात नहीं की, बल्कि उसे रोहन के बगल में लेटे कुछ अन्य सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बचाना था। इन सिक्योरिटी गार्ड को दिया गया जहर रोहन के जहर से बिल्कुल अलग था। रोहन को दिया गया जहर बेहद जहरीला था। इन सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ चूहे मारने वाली दवा और कीटनाशक जैसे साधारण जहरीले पदार्थ दिए गए थे। ऐसा लग रहा था कि एंटी टाइगर विप, लिक्विड और दूसरे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में मौजूद जहरीले तत्व अलग अलग थे। समर को इस बात का पहले से ही पता था
कि अमित ने उसे जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिया था वो जहरीले थे, क्योंकि वो उसे और अग्रवाल इंडस्ट्री के बाकी एम्प्लॉयज को जहर देकर मारना चाहता था। समर का दिल गुस्से से जल रहा था, लेकिन अब उसे लोगों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना था। अभी उसके पास अमित को सजा देने का टाइम नहीं था। समर ने एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड को विष मुक्त करने के लिए 9 चांदी की सुइयां निकाली और जल्द ही सिक्योरिटी गार्डों के अंदर जहर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद सभी को ठीक कर दिया। जब उसने सभी का इलाज किया तो कियारा ने चिंता भरे स्वर में पूछा, अभी क्या वो सब ठीक हैं? समर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये अब ठीक हैं। उनके शरीर में मौजूद जहर को मैंने निकाल दिया है, लेकिन ये सभी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जहरीले हैं और इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये हमारे कर्मचारियों को दिए गए हैं, हमें इन्हें तुरंत नष्ट करना होगा। कियारा को उसकी बात के साथ सहमति जताते हुए उसने कहा, ठीक है। फिर उसने कंपनी के सभी कर्मचारियों से इन सभी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को खत्म करने के लिए कहा। जहां तक समर की बात है, रोहन और अन्य कई सिक्योरिटी गार्ड्स को बचाने के बाद वो अग्रवाल इंडस्ट्री से निकलकर वहीं अमित से बदला लेने के लिए चला गया था। समर कियारा की बीएमडब्ल्यू में भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा था। उसके चलते चलते गुस्से में उसने कहा, अमित, तुम कमीने आदमी हो। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में जहर मिलाने और मुझे मारने की कोशिश करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बस अब तुम इंतजार करो। इस समय उधर भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ ऑफिस में अमित और निकिता दोनों बैठे चाय पी रहे थे। अमित ने एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, निकिता, अगर समर ने एंटरलर टाइगर भी पी लिया होगा तो अब तक तो वो मर गया होगा। निकिता ने सिर हिलाते हुए अमित को एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अगर उसने पी लिया होगा तो अब तक तो नरक में पहुंच गया होगा। अमित ने उससे पूछा, हाँ निकिता, तुमने एंटर टाइगर विप में कौन सा पॉइजन डाला था? निकिता ने क्रूरता से कहा, मैंने मैंने उसमें पोटेशियम साइनेट डाला, जो सबसे खतरनाक जहर है। भले ही समर का शरीर कितना ही मजबूत क्यों न हो, फिर भी वो मर जाएगा। वहीं जब ये बात वो कर रहे थे, तभी समर भी अमित के ऑफिस के बाहर पहुंच गया था। उसने उन दोनों की बातचीत पूरी सुन ली। उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। समर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि उसे अमित ने जहर दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक महिला निकलेगी। तभी धमाके की आवाज आई। समर ने तुरंत दरवाजे पर एक जोरदार किक मारी। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट अमित के सामने दिख रहा था। समर ने निकिता को किलिंग इंटेंट से देखा, चिल्लाते हुए कहा, कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? समर की धमाकेदार आवाज सुनकर निकिता ने ऊपर देखा और उसको समर दिखाई दिया। समर को देखते ही उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। निकिता का आकर्षक चेहरा भय और डर से भरा हुआ था। उसने कहा, तू 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 तुम कैसे यहाँ मरे नहीं अभी तक? वो यही सोच भी नहीं सकती थी कि समर न सिर्फ बच जाएगा बल्कि उनको पकड़ भी लेगा। उसके चेहरे को देखकर समर ने तुरंत पहचान लिया। जब उसने कियारा से अपनी शादी की शॉपिंग की थी, तो उसी दिन इस लड़की को अमित के साथ उसने देखा था, और इसी लड़की ने ही उनको पसंद आया लहंगा खरीदने की कोशिश की थी। निकिता ने अपनी आंखों में क्रूरता भरी चमक लाते हुए कहा, समर, समर, तुमने मेरे पापा स्काई रोलिंग टाइगर को मार डाला। मैं तुमसे उनका बदला लेने के लिए आई थी, क्योंकि अब तुम मेरे सामने आ गई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी। समर ने क्रूर आवाज में उपहास करते हुए कहा, ओह, तुम मरना चाहती हो? मुझे डर है कि तुम ये नहीं कर पाओगी। उसके लिए निकिता को दूर स्काई रोलिंग टाइगर भी उसके ओपोनेंट बनने के योग्य नहीं थे। निकिता ने व्यंग्य करते हुए कहा, समर, मैं मानती हूँ तुम पावरफुल हो, लेकिन मेरे पास गन है। तुम कितने भी अच्छे फाइटर क्यों ना हो, लेकिन तुम गोली जितने तेज नहीं हो सकते। ये कहते हुए उसने अपनी गन निकाल ली और तुरंत समर को निशाना बना दिया। हालांकि निकिता की गन को देखकर समर घबराया भी नहीं, वैसे भी उसको आगे बढ़ने लगा था। उसको अपनी तरफ आधा देखकर निकिता ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखते हुए ठंडे स्वर में कहा, रुक जाओ, अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। समर ने अपने होठ ऊपर उठाया और मुस्कुराया। उसकी आंखों में व्यंग्य की एक झलक थी। पिस्टल? ओह, क्या मजाक है। उसे तो स्नाइपर से भी डर नहीं लगता था, पिस्तौल की तो बात ही छोड़िए।
कहने की जरूरत नहीं कि निकिता ने समर का आकलन आम लोगों के हिसाब से थोड़ा सा फालतू किया, लेकिन क्या समर की तुलना आम लोगों से की जा सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। तभी धमाके की आवाज आई। ये देखकर कि समर रुक नहीं रहा है, उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है, निकिता ने ट्रिगर दबा दिया और बेरहमी से गोली चला दी। समर का दाहिना हाथ अचानक फैल गया। लोहे के क्लिक की तरह दिखने वाली दो उंगलियों से उसने अचानक गोली पकड़ ली। उसको ऐसा गोली को सिर्फ दो उंगलियों में पकड़ता देखकर निकिता और अमित हैरान रह गए। उनके मुंह बड़े हो गए थे, उनके चेहरे पर सदमे के भाव थे, उनकी आंखें सदमे से भर गई थी, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। समर के ने खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ कहा, तुम अपनी मौत को दावा दे रही हो। समर ने एक खूनी भेड़िए की तरह मुस्कान ने बड़ी चौड़ी कर ली और अपनी ताकत और किलिंग इंटेंट के साथ वो निकिता की तरफ कदम दर कदम बढ़ाता जा रहा था। उसके हर कदम के साथ किलिंग इंटेंट बढ़ता ही जा रहा था। अंत में खूनी माहौल की तीव्रता चरम पर पहुंच गई और उसने महसूस हुआ कि निकिता और अमित के चेहरे पीले पड़ चुके हैं। निकिता की उंगलियों ने ट्रिगर दबाया और उसने एक दर्जन गोलियां समर पर चला दी। वो समर को मारना चाहती थी। समर एक लचीले ड्रैगन की तरह आगे तेजी से ही बढ़ता जा रहा था। उसका शरीर 360 घूम रहा था, लगातार हवा में घूम रहा था और गोलियां से बच रहा था। निकिता ने अपनी सारी गोलियां चला दी, लेकिन समर को एक भी गोली नहीं लगी। इस पल निकिता बुरी तरह से डर गई थी। अमित भी डर गया था और समझ गया था कि समर का मुकाबला वो लोग नहीं कर पाएंगे। दोनों ने मन ही मन कहा, नहीं, नहीं, ये आदमी नहीं है, ये तो शैतान है, शैतान। समर निकिता के सामने पहुंच गया था। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठाया और उसने उपहास करते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें नरक भेज रहा हूं। निकिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समर की आंखों में देखते हुए कहा, समर, समर, भले ही तुम आज मुझे मार दो, मेरे मास्टर भी तुमसे बदला लेंगे। भले ही तुम ताकतवर हो, तुम मेरे मास्टर को नहीं हरा पाओगे। अपने मास्टर के बारे में बात करता हुआ देखकर निकिता की आंखें श्रद्धा से भर गई, मानो वो ऐश्वर्य के बारे में बात कर रही हो। समर उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि निकिता के पास इतने मजबूत बैकअप होंगे। समर ने पूछा, निकिता, बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है? निकिता ने धीरे से कहा, अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? समर ने नाम ऐसे हिलाते हुए कहा, नहीं, नहीं, जिस क्षण तुमने जहर देने के बारे में सोचा था, उसी क्षण तुम्हारी मौत निश्चित हो गई थी। निकिता ने नाराजगी में देखा और एक शातिर स्वर में कहा, ये सही है समर, न केवल तुम मरोगे बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी मरेंगे। कियारा, पायल, वो सभी मारे जाएंगे। तब एक कटाक की आवाज आई। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, समर ने निकिता की गर्दन मरोड़ दी और उसे एक तरफ फेंक दिया। निकिता ने उसकी धमकी देने की हिम्मत की थी, तो मौत तो मिलनी ही थी। वो शैडो किंग था और उसे उसकी सबसे बड़ी परेशानी धमकी ही थी। अगर निकिता ने मास्टर ने भी सचमुच बाहर आने की हिम्मत की, तो वो उस मास्टर को भी मार डालेगा। इसके बाद समर मुड़ा, किलिंग इंटेंट के साथ अमित की तरफ चल पड़ा। उसको अपनी तरफ आता देखकर अमित बुरी तरह से घबरा गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और झुकते हुए बोला, प्लीज, प्लीज समर, मुझे मत मारो समर। उसकी आंखों में डर आ गया था, लेकिन समर सिर्फ मुस्कुराया और उसकी तरफ चलना जारी रखा। तभी अमित ने ऊंची आवाज में कहा, भाई, भाई, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। नहीं, नहीं, 10 करोड़ रुपए नहीं, 20 करोड़ दूंगा। लेकिन समर रुका नहीं। वो अभी भी उसी की तरफ बढ़ता जा रहा था। समर को भावहीन होकर अपनी तरफ आता देखकर अमित ने आगे कहा, भाई, भाई, मैं तुम्हें 30 करोड़ दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन समर रुका नहीं। वो अभी भी उसी की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी अमित को लगा कि यह रकम छोटी है। उसने कहा, ठीक है, ठीक है भाई, मैं 50 करोड़ दूंगा, अब तो मुझे जाने दो ना। लेकिन वो अभी भी नहीं रुका। अमित ने और पैसा बढ़ाया और कहा, भाई, भाई, मैं तुम्हें 80 करोड़ दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। अमित ने फूट फूट कर रोते हुए समर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, ठीक है भाई, मैं 100 करोड़ भी देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे मुझे जाने दो, प्लीज। अब देखते हैं कल क्या होगा, क्या करेगा समर।
क्या डिसीजन लेगा समर? उसे छोड़ देगा, पैसा लेगा या फिर उसे ही भी मारेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ, ओनली ऑन सुकून एफएम पर। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। आप लोग आजकल कहानी को लाइक भी नहीं करते, तो एक लाइक आज जरूर करके जाना।